तो देखिए यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, एंड दिस टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, इट इज नॉट इन योर कोर्स, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। देखिए यहाँ पर हमने ली एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब, तो ये वही ग्लास स्लैब है जो शुरू में हमने ली थी। हमने क्या बोला था, लाइट एक इंसिडेंट करवाई यहाँ पर, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक। इसको आप चाहो तो इंसिडेंट रे 1 बोल देता हूं मैं इसको, और इसको कुछ नाम दे देता हूं ए, और ये जिस जगह पे हिट हुई वहां पे पॉइंट बोल दिया बी, और बी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। तो ये इसके लिए बोल दिया नॉर्मल, और इसको बोल दिया N1, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, इसको बोल दिया हमने I1, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हो, ये जो मीडियम 1 है समझने के लिए हम क्या मान लेंगे, एयर है, यानी कि रेयर मीडियम है, और ये तो ग्लास स्लैब बोला हुआ ही है, तो ये मीडियम 2 है हमारा ग्लास का जो बना हुआ है, ये एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी को हमने बोल दिया म्यू जी, और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, वो क्या है, म्यू एयर, और म्यू एयर की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। आप चाहो तो म्यू आर म्यू ए की जगह इसको म्यू 1 और इसको म्यू 2 भी बोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर से हटा रहा हूँ क्योंकि इधर मेरा कुछ काम चाहिए मुझे, तो यहाँ लिख देता हूँ म्यू डी इज इक्वल टू म्यू जी, इसी को आप ले सकते हो म्यू 2, ठीक। अब क्या होगी, जैसे ही पॉइंट बी पर हिट हुई, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी बी पॉइंट के बाद, जैसे ग्लास के अंदर एंटर करेगी। एंटर करते ही हमें पता है रेयर टू डेंसर, जब भी रे ट्रैवल करती है ये क्या हो जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमने इसको बेंड करवा दिया नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, जानी तो चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कौन, ये वाला, ये N1 लाइन पूरी, ठीक है। सो बेंड हो गई, तो ये जो नॉर्मल N1 और रिफ्रैक्टेड रे 1 के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोल दिया, एंगल R1, तो हमने यहां बोल दिया एंगल I1 इज इक्वल टू इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R1, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार और रिफ्रैक्शन हमें करवाना है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ये इधर लिखता हूं, एंगल I1 फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R1 फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ही अब ये ग्लास की बॉटम वाली सरफेस पर हिट हुई, उसको पॉइंट बोल दिया हमने सी पॉइंट पे हिट हुई, तो अब ये कहां पे आना चाह रही है, बाहर आना चाह रही है। भाई थोड़ी भावनाओं को समझना, क्या है भावनाएं, ये लाइन सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है ना। कहीं किसी को कुछ भी अगर दिख रहा हो, कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी रेस सीधी ही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ हिट हुई, जहां पे हिट हुई वहां पॉइंट सी बोल दिया, और सी पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ सी पॉइंट पर बॉटम सरफेस के लिए, तो ये मेरे पास ये हो गया। क्योंकि ग्लास स्लैब बिल्कुल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक तरह से जस्ट लाइक द रेक्टेंगुलर बोल ही रहे हैं, तो रेक्टेंगल वाली चीज है, या ये आमने सामने की बिल्कुल लाइंस एक दूसरे के बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अब सी पॉइंट के लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे 1 आ रही थी, वो किसका काम करना स्टार्ट कर देगी, सेकेंड इंसिडेंट रे का। सी पॉइंट पर जैसे फर्स्ट लाइन पर जब ये आ रही है और इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, तो जिस पॉइंट पर शुरू में हिट हुई, जिसके बाद रिफ्रैक्शन होना है, उसके लिए ये वाली रे किसका काम करती है, इंसिडेंट रे का। ठीक इसी तरह से सी पॉइंट के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे 1 थी, वही अब किसका काम करेगी,
इंसिडेंट रे 2 का, तो इसको मैं बोल सकता हूं एंगल I2, एंगल I2, ठीक है। अब ये यहां से कहां से पास हो रही है, डेंसर मीडियम, ग्लास क्या है पहले के कंपैरिजन में रेयर डेंसर, और बाहर भी वापस क्या है एयर, तो बाहर भी एयर है, तो ये कहां से कहां आ रही है, डेंसर से रेयर। और मैंने बताया था D2R, ट्रिक क्या बताई थी इसकी, D2R दूर, यानी कि जब भी ये डेंसर से रेयर के अंदर आएगी जानी चाहिए थी सीधी, अगर ये लेयर नहीं होती तो ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन क्योंकि यहां पर ये ग्लास सरफेस से एयर में आ रही है इस वजह से बैंड हो जाएगी, तो ये इसका है नॉर्मल टू N2, तो इसके रेस्पेक्ट में इससे अवे, तो ये अवे हो जाएगी इस तरह से। अब बाद में प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर ये जो एक्चुअल इंसिडेंट रे होती है, अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो बैंडिंग होती है अवे में भी ये इस तरह से होती है बैंडिंग कि ये इसके ये वाली दोनों जो लाइन है एक्चुअल इंसिडेंट, ये क्या है पाथ ऑफ एक्चुअल इनिशियल इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे 1 का पाथ, देखिए अगर ये डेविएट नहीं होती, बैंड नहीं होती, तो ये इसी तरह से डॉटेड लाइन को फॉलो करनी चाहिए थी। तो फाइनली ये जो रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हुई है वो इस तरह से डेविएट होगी कि वो एक्चुअल इनिशियल रे के पैरेलल बनी रहे, ये वाले, ठीक है। और इस टाइम पर ये वाला एंगल जो कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा क्या आपका एंगल R2, और इस एंगल R2 को बोलते हैं E, और E कहलाता है यहां पर, तो एंगल I2 हो गया क्या सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R2 को ही हम बोल रहे हैं एंगल E, और इसको बोलते हैं, या इसको बाद में लिखता हूं, ये कहलाया सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी को हमने क्या बोल रखा है इज इक्वल टू एंगल E, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस। फाइनली जो रे बाहर इमर्ज हो गई उस रे को हम क्या नाम देते हैं, उस रे को इमर्जेंट रे, ये कहने को क्या बोली जाएगी सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे, तो दिस इज द सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे RR2। इसी सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे को क्योंकि ये फाइनली बाहर आ रही है इसलिए हम क्या बोल देते हैं इमर्जेंट रे, और द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास से फाइनली ये अगर जिस मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर के ये ग्लास में आई थी, अगर ये फाइनली सेम मीडियम में पहुंच रही है तो वापस ये अपनी एक्चुअल रे के पैरेलल हो जाती है, अंदर चाहे कितने भी रिफ्रैक्शन होते रहे। यानी कि फर्स्ट मीडियम से वापस फाइनली, एयर अगर फर्स्ट मीडियम है तो एयर बाहर भी, तो ये थर्ड मीडियम नहीं बोलेंगे, है तो एयर ही, यानी कि कौन से मीडियम में वापस लौट करके आ रही है एयर के अंदर, तो हम बोलेंगे कि अगर सेम मीडियम से वापस फाइनली सेम मीडियम में आ जाए तो इनिशियल एक्चुअल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे will always become parallel to each other, and इनके बीच की, ये 12th के अंदर आएगा, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है पैरेलल रेस के बीच में आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यहां से होना स्टार्ट हो गया जहां से पैरेलल नजर आ रही है, तो ये जो पैरेलल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच की, पैरेलल रेस के बीच की, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। हालांकि 10th में नहीं आएगा आपके, तो मैंने फिर भी बता दिया, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल रेस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। याद रहे तो रखना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज लाइक दैट। अच्छा, कैसे हो गया इसको मैं थोड़ा सा, लेटरल शिफ्ट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये प्रूव कर देते हैं कि आपको बोल दिया जाए प्रूव दैट कि भाई ये E एंड I अगर ये पैरेलल होगी तो एंगल E और I1 ये दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे ये हमें प्रूव करना है। तो आपको बोला गया कि प्रूव दैट द ABBC, इसको बोल दिया मैंने CD, और ये वाली जो पाथ चल रही है ये AB, और इस वाली डॉटेड लाइन को, इस डॉटेड लाइन को मैंने बोल दिया K, AB के। तो हमें भी यहाँ पे प्रूव करना है, मान लीजिए टू प्रूव
रिजल्ट कंक्लूजन क्या है हमारे पास? कंक्लूजन यही आया है जो हमें प्रूव करना है अभी। कि कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिकली कंक्लूजन ये दिख रहा था कि द रे ए बी के इज पैरेलल टू द रे सी डी, इस सी डी के पैरेलल थी। और यही अब हमें प्रूव करके बताना है कि प्रूव करिए कि ए बी के इज पैरेलल टू सी डी होगा। और जिस टाइम पे ये कंक्लूजन निकलता है तो इस वजह से ये भी फॉलो हो जाता है, या बोल दे कि ये कंक्लूजन इस वजह से आता है क्योंकि एक्चुअल में ये फॉलो हो रहा होता है कि देखा जाता है कि एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल E है। इनिशियल इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगल। वो क्यों है वो पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसको प्रूव बाद में करते रहते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये एक दो लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है, वापस बनाता हूं और इधर बनाता हूं, फिर अब वापस कर दूंगा। इफ दीज आर द टू हॉरिजॉन्टल रेस और इनके बीच में कोई रे है और एक और दूसरी रे है, वो ये दोनों आपस में, ये जो दोनों ऑब्लिक रेस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल रेस को, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। फर्स्ट और सेकंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये ए बी या इसको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश बोल देता हूँ। सो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टू ईच अदर, रे 1 and 2 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मुझे आप लोग बताएं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री हो तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वेरी गुड। अगर ये 30 डिग्री है और वन और सेकंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर तो ये कितना होगा? ये भी 30 डिग्री। समझ में आ गया? इस टाइम पे इन दो पैरेलल रेस के लिए ये ऑब्लिक रे का काम कर रही है एक्स वाई। तो इसमें अगर ये 30 डिग्री तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? और ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं मान लीजिए मानना ही तो है, ये इस पर एक मैंने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे भी 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे भी 90 डिग्री की, यानी कि ये 90 है। तो ये बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होना चाहिए? थोड़ा सा माइंड लगाओ। 60 डिग्री। तो खुद देखो अगर ये 90 ये 90 है तो इधर वाला ये भी तो 90 ही होगा, और उस 90 में से हमने इतना एंगल 30 बोल दिया तो रिमेनिंग एंगल कितना बचना चाहिए? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? ये भी 60 डिग्री। ये वाला 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। रीजन? 60 सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये 60 और ये 60। ठीक है। अब आप ये तो हो गए मैथमेटिकल की फॉर्म में। अब मैंने फिर से, अब ध्यान देना, दो हॉरिजॉन्टल रेज बना रहा हूं। ये मैंने 90 डिग्री बना दी है दो जगह पे, ठीक है। बताओ, और इसको भी ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना? थीटा। अगर ये दोनों, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया? यस सर। यस ये सर। थीटा तो ये भी एंगल थीटा। यस सर। ये एंगल आई, तो ये एंगल कितना? आई। सर आई। ये एंगल कितना? सर आई। ये एंगल कितना?
I. I. Sir, I. ये एंगल कितना, ये भी अगर 90 डिग्री लेंगे, समझ में आ गया क्या? Sir, I. समझ में आ गया? Yes, sir. जल्दी से अब इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। क्या ए बी के, अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर ए बी के इज पैरेलल टू सी डी है, तो क्या I1, ध्यान से देखो, I1 वाली लाइन, क्या ये वाली ए बी और के को रिप्रेजेंट कर दिएगा इस ये पूरी लाइन ए बी के को? देखो दिख गई क्या ए बी के? और क्या ये सी डी लाइन दिख गई क्या? ये सी डी लाइन दिख गई Yes, क्या? sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ये एंगल, ये और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर। Yes, sir. यानी कि होने ये चाहिए दोनों sir. एंगल I1 और E बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया क्या? अगर प्रोवाइडेड कि ये दोनों पैरेलल रहे तो, CD लाइन और AB के लाइन अगर पैरेलल बनी हुई रहे तो, ठीक है, इसको हम प्रूव कर देंगे। अगर इसका मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं, उल्टा बोल सकता हूं क्या कि अगर एंगल I और ये वाला, मतलब ये एंगल E और I दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ABK विल बी पैरेलल टू CD? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं सर। तो देखिए यहां पर जल्दी से बताइए, हमें ये प्रूव करना है। तो उससे पहले आप क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितने पॉइंट्स Yes, पर sir. हो रहा है, कितनी जगह पर हो रहा है? Two points. कौन कौन सी जगह 2 पर? points. सर बी और बी और Yes, सी। sir. Sir, तो- B और C. तो स्टेप 1, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। सो बाय स्नेल्स लॉ, जितने पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा आप उतनी जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बाय स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं कि अगर ये I, ये R, ये μ1, ये μ2, तो स्नेल्स लॉ ने बोला क्या, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ध्यान देना क्या बोलता है, साइन I अपॉन साइन R। तो I जिधर है, तो इसको देखो इस फॉर्मेट में याद में रखने की जगह इस फॉर्मेट को याद रखना। μ1 साइन I क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू μ2 साइन R। बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? जल्दी 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 जल्दी, लास्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल दूं क्या कि ये μ1 भी ये रहा और I भी ये रहा, यानी कि सेम मीडियम के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसके साइन वाले एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया Yes, μ1 sir. साइन I, और मीडियम 2 के भी Yes, sir. μ2 को साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब मैं इन जनरल ये बोल सकता हूं, कितने भी मीडियम होने दो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, ये M5, ऐसे कितने भी हो, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, μ4, μ5 इस तरह से हो, तो इन जनरल रिजल्ट क्या बनेगा, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ3 sin θ3। यानी कि इसके अंदर ये जो भी एंगल बनते हुए जा रहे हैं, ये जो एंगल बनते हुए जा रहे हैं, तो उसके साइन एंगल और μ3, म्यू और साइन ये आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इतनी चीज भी समझ में आ गई क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, नहीं sir. समझ में आया? एटलीस्ट 2 का तो समझ में आ ही गया ना तुमको? 2 का तो समझ में आ ही गया? यस सर। तो Yes, जल्दी से sir. बताओ, जल्दी से बताओ, रिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखूं? ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ही बोल रहे हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ही बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। Sir, μ2 sin R is equal to μ1 sin I. μ1 sin I1 is equals to μ2 sin R2 Sin I. sin R1 सर। R1 है ना यार, ये तो हाँ सर हाँ सर। Yes, yes. ये I1 Yes, sir, है, ये R1. μ2 है, तो μ2 तो R1 वाले से मल्टीप्लाई होगा और μ1 I1 वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो μ1 sin I1 is equals to μ2 sin R1। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, या तो μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू निकाल लो, या किसकी वैल्यू निकाल लो आप,
साइन I1 अपॉन R1 निकाल लो। तो बोलो क्या निकाल दूं? तो साइन I1 अपॉन साइन R1 निकाल देता हूँ। ये क्या बन गया? μ2 बाय μ1। इसको लेकर क्या गया नीचे, साइन R1 को इधर ले आया और μ1 को उधर नीचे की तरफ भेज दिया। तो ये तो बन गया μ2 अपॉन μ1 और साइन I1 के नीचे साइन R1। समझ में आ गया क्या? जल्दी बोलो यस और नो। Yes sir. इसको बोलते इक्वेशन 1। जल्दी से अब स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगा दें? बाय स्नेल्स लॉ Point C. स्टेप 2। Sir, at point C. By Snell's law, last 2-4 minutes. By Snell's law, at point C. जल्दी बोलो अब क्या लिखूंगा? अब रे का mu2 sin I2 mu2 sin I2 D से equals R to में mu2 sin I2 equals to mu2 sin I2. mu3 sin mu2 sin I2 is equals to mu3 mu3 Sir, कहाँ है? mu1, Air है sir, ना? mu1, बस mu1. medium है ना? mu1. अच्छा ठीक है mu1 sin हाँ, R2 R2 Sir, को हमने क्या mu1 लिख रखा है? E. E. ठीक है। यहाँ से भी E. क्या मैं mu2 अपॉन mu1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? Yes sir. Yes, sir. mu2 अपॉन mu1 बोलो क्या हो जाएगा? इसको ले आऊं नीचे और इसको ले जाऊं उधर नीचे। Sin E by sin E I2. upon Sin E by sin. I2 ठीक है। यस yes sir ठीक है। जल्दी से ये Yes, sir. बताइए, जल्दी से बताइए क्या दोनों mu2 अपॉन mu1 को ही रिप्रेजेंट कर रही है क्या? इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बोथ Yes, बी sir. इक्वेटेड? Yes, दोनों को sir. इक्वेट Yes, कर सकते sir. हैं। इक्वेट कर दो साहब। साइन I1 अपॉन I1. साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन I2। आ गया कि नहीं आ गया ये समझ में? इक्वेशन नंबर 3। yes sir Yes, sir. Yes किसी को sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हुई? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। नहीं? No, sir. No जल्दी sir. से No, जल्दी sir. से जल्दी से जल्दी से एक चीज और बतानी है अब आपको। मुझे क्या बतानी है? वो चीज ये बतानी है। बताओ ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्या? Yes, Yes, sir. Yes sir. रीजन? Yes sir होते हैं sir. रीजन? Corresponding angle. और ये Corresponding और angle. ये Corresponding एंगल और ये angle. एंगल, ये एंगल और ये एंगल। sir Yes, yes sir sir. Yes sir. Sir. Alternate interior Yes, sir. angles. Alternate interior Alternate. angles. अगर मैं ऐसे पूछूं आपको कि दो लाइन ऐसे पैरेलल है, दो लाइन ऐसे पैरेलल है और उसको ये रे कट कर रही है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? yes sir Yes, sir. अल्टरनेट एंगल है क्या ये? हाँ sir Yes, Yes, sir. sir. ध्यान से देखो, इसके अंदर N1 सीधी है और N2 भी सीधी है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? N1 और N2। sir Yes, parallel sir. Yes, sir, Parallel. तो होंगे, sir. बताओ Yes, sir. R1 और I2 क्या अल्टरनेट एंगल बोले जाने चाहिए या नहीं बोले जाने चाहिए? yes sir Yes तो sir. क्या मैं Yes, लिख sir, सकता बोले हूँ जाने क्या कि चाहिए। here I2 is equals to R1, I2 is equals yes to sir अल्टरनेट एंगल R1. बन Yes, sir. Yes sir. नजर आ गया? Yes, sir. Yes sir. ये देखो ना यार, ये I1 है, सॉरी R1 है और ये I2 है, यही तो है। देखो वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये R1 और ये Yes, I2 sir. नजर आ गया? Yes. Z बनता हुआ। yes Yes sir sir. तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन I2 की जगह क्या लिखना है? R1। क्या साइन तो R1 से R1. साइन R1 कैंसिल हो जाएगा क्या? उधर चला जाएगा तो Yes sir. Yes, yes sir. sir तो क्या बचा हमारे पास? साइन I1 इज इक्वल टू साइन E। E. E तो Sin इसका E. मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? I1 इज इक्वल टू E। Yes, sir. Yes sir. और अगर Yes, I1 इज sir. इक्वल टू E है, I1 इज इक्वल टू E है तो क्या होना चाहिए? AB के parallel सीरीज बोलो प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? कर दिया सर. Yes, sir. तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ऑल्दो प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस, डायग्राम इज इन योर सिलेबस।